भाई हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले मैंने आपको आसियान और उससे पहले मैंने आपको यूरोपीय संघ बताया था। अब आज की इस वीडियो में चीन को समझेंगे कि कैसे चीन जो साम्यवादी था वो पूंजीवाद की तरफ गया और कैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला और क्या इसको चीन के फायदे हुए और क्या चीन को इसके नुकसान हुए, वो तमाम बातों को समझेंगे। देखो, बंद अर्थव्यवस्था से विदेशी मुद्रा की कमी से खुली अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा के विशाल भंडार तक आज चीन के पास अथाह विदेशी मुद्रा है। आज चीन इस कदर ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को, बिल्कुल समझ रहे हो, कुछ भी नहीं समझता अब तो वो, मतलब वो अमेरिका तक के बराबर हो चुका है, उसमें टक्कर देता है। बात समझ गए, है ना। अर्थव्यवस्था में देखा जाए, राजनीति में देखा जाए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बहुत सशक्त हो चुका है चीन। वो सभी चीजों को हम समझेंगे कैसे हुआ। ठीक है, देखो चीन के बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो चीन था हमारा, हमारा क्या भाई, हमारा तो दुश्मनी है। ठीक है, 1949 में, बात समझ गए, चीन को क्या मिली? आजादी मिली। 1949 में चीन को क्या मिली? 1949 में चीन को आजादी मिली। ठीक है, और ये जो इसको आजादी मिली थी, इसको समझना भी जरूरी है। आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि चीन को आजादी जो मिली थी, उस आजादी के अंदर वहां की एक पार्टी थी जिसका बहुत योगदान था, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। बात समझ गए, इसको पीसीआई बोलते हैं, पीपल्स कम्युनिस्ट ऑफ चाइना। बात समझ गए, क्लियर है। तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके नेतृत्व में चाइना को आजादी मिली। और इस पार्टी का जो मेन व्यक्ति था उसको बोलते हैं माओ। माओ से तुंग नाम था। और माओ जो था वो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर था, बहुत मजबूत नेता था। और माओ जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक, मतलब कह सकते हो एक लीडर था। और माओ जो था वो साम्यवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा क्या था, प्रभावित। और साम्यवादी विचारधारा वही विचारधारा है जो उस समय रूस अपनाया, सोवियत संघ जिसे आप बोलते हो, अब रूस बोलते हैं, बेसिकली उस टाइम का सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर ने क्या थी, अपनाई थी। और बिल्कुल चाइना जो है यूएसएसआर की तरह ही साम्यवादी प्रणाली को अपनाएगा। और उसके बाद साम्यवाद के रास्ते को फॉलो करते हुए चाइना अपनी जर्नी को शुरू करेगा। जैसे ही चाइना आजाद हुआ, चाइना के आजाद होने के बाद वहां पर संविधान बना। और वहां के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को ही क्या दे दी, मान्यता दे दी कि हम ही इस देश के अंदर शासन करेंगे, हमारे ही सरकार होगी और विपक्ष का कोई स्थान नहीं होगा। यानी कि कह सकते हो सिंगल पार्टी सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है, इलेक्शन में कोई अलग पार्टियां खड़ी नहीं होती थी, आप वोट डालोगे वो कम्युनिस्ट पार्टी को ही जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो तानाशाही थी। आज भी यहीं पे यही है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। और चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया। और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आने के बाद, बात समझ गए नहीं समझ गए, कहां पर, चाइना के अंदर इस शासन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। इस शासन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? ध्यान रखना, भारत था। ये भारत ने ऐसा क्यों किया था? अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, भारत की और चीन की कहानी को। ठीक है, अब चीन को मान्यता देने वाला पहला देश था, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया। और जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, क्या थी? जो चीन की अर्थव्यवस्था, वो पूरी की पूरी किस पर आधारित थी? समाजवाद पर आधारित थी। समाजवाद का मतलब क्या था? कि वहां पर हर चीज क्या होगी, गवर्नमेंट के अंडर में थी। समाजवाद का मतलब क्या था? कि चीन के अंदर हर चीज गवर्नमेंट के अंडर में थी। यानी कि वहां पर सारे कार्य गवर्नमेंट करेगी, उत्पादन पर गवर्नमेंट कंट्रोल, संसाधनों पर गवर्नमेंट कंट्रोल, हर एक चीज वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। बात समझ गए। चाहे जनता को रोटी कपड़ा मकान देना हो, क्या देना हो जनता को? रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड, सब सरकार की ही क्या है, जिम्मेदारी है ना। और वो साम्यवादी बना। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह कि चाइना साम्यवादी बना क्यों? देखो, जब चीन आजाद हुआ तो चीन के पास विदेशी मुद्रा का क्या था? अभाव। चीन के पास क्या था? विदेशी मुद्रा का अभाव था। विदेशी मुद्रा मतलब जिससे वो फॉरेन व्यापार करता। चीन के पास विदेशी मुद्रा का बहुत ज्यादा अभाव था। और इसी अभाव के नाते चाइना ने ये सोचा कि यार, जब मैं 1949 में आजाद हुआ ब्रिटेन से, ठीक है, जैसे ही चाइना आजाद हुआ उसको लगा कि यार मेरे पास विदेशी मुद्रा नहीं है, और दूसरा मैं व्यापार तो कर भी नहीं सकता। ठीक है, और उसके बाद चाइना को समझ में आया कि पूरी दुनिया में उस टाइम शीत युद्ध चल रहा है, और आपको पता है या तो अमेरिका तो सोवियत संघ, दोनों गुलाम बना लेंगे। हालांकि चाइना एक अलग फेज में था, क्योंकि बड़ी शक्ति था, है ना, मतलब एक बड़ा देश था, बड़ी जनसंख्या थी, तो गुलाम बनाना आसान भी नहीं था। चाइना एक अलग ही दुनिया में चलेगा, अकेले वो अपनी जर्नी को तय करेगा। और चाइना कहेगा कि यार, अगर मैं इस विश्व में किसी के भी साथ व्यापार करता हूं तो अभी मेरे देश में आकर वो प्रॉफिट ही कमा कर जाएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास कंपनी है, ना मेरे पास अच्छे, मतलब कह सकते हो ना, आपका संसाधन है जिसके ब्याह पर मैं उस देश में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। ना पैसा है, ना कंपनी है, कुछ भी नहीं है, समस्याएं समस्याएं हैं बस। और चाइना ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, अपने देश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक काम करता हूं, अपनी अर्थव्यवस्था को पहले बंद कर देता हूं। तो चाइना ने क्या करा, विदेशी मुद्रा के अभाव में क्या कर लिया, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लिया। क्या कर लिया? बंद कर लिया। और चाइना ने बंद अर्थव्यवस्था को अपना लिया। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? चाइना किसी भी देश के साथ क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। किसी भी देश के साथ क्या नहीं करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर व्यापार
नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या, एक तो मेरे पास विदेशी मुद्रा नहीं है, दूसरा अगर मैं किसी देश का व्यापार करूंगा भी तो मेरे देश में आकर अपनी वस्तु बेचकर मेरे देश से खूब सारा पैसा उड़ाकर ले जाएगा। तो चाइना ने दिमाग लगाया, कहा कि अगर मैं बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करूंगा तो इससे फायदा क्या होगा। चाइना को लगा कि इससे फायदा ये होगा कि बंद अर्थव्यवस्था होगी तो जो मेरे देश के देसी उद्योग हैं, कौन से उद्योग है मेरे देश के देसी उद्योग, मेरे देश की जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? उनको बढ़ावा मिलेगा और वो कंपनियां ग्रो कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? वो कंपनियां ग्रो कर जाएंगी, क्योंकि मेरे देश में किसी और देश की वस्तु तो होगी नहीं, मेरे ही देश की वस्तु होगी, लोग उसी को खरीदेंगे और वो वस्तु मेरे देश की वस्तु देश में बिकेगी, देश का पैसा देश में रहेगा, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और मेरे देश उद्योगों को बढ़ावा मिल जाएगा। ये चाइना की सोच थी। और इस सोच के साथ जो चाइना था, कौन था जो चाइना, उसने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया और आयात निर्यात पर उसने क्या कर दिया, बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया। दैट कॉल्ड बंद अर्थव्यवस्था। अब ये जो बंद अर्थव्यवस्था थी, इस बंद अर्थव्यवस्था के नाते चाइना को फायदा हो गया, क्योंकि इससे फायदा क्या हुआ कि चाइना के देशी उद्योगों को क्या मिला, बढ़ावा मिल गया। क्या मिल गया? इससे बढ़ावा। लेकिन ध्यान रखना, बढ़ावा तो मिल गया बट कंपटीशन नहीं था चाइना के अंदर। और दूसरा, मार्केट में एक ही टाइप की वस्तु का मिलना, तो लोगों के पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है। दूसरा, चाइना के पास अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो विदेश से पैसा नहीं आएगा, विदेशी मुद्रा नहीं है, बाहर से कोई टैक्स नहीं आ रहा है, और प्लस चाइना क्या है, साम्यवादी। तो चाइना जो था वो साम्यवादी था, विदेशी मुद्रा ये सब बढ़िया किया उसने। अब परेशान कहां हुआ चाइना? परेशान होगा अब चाइना ने समझ लिया बात, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाकर जनता को सुविधा देना शुरू करी कि भैया ठीक है, आपका सारा ध्यान मैं रखूंगा। ठीक है, अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना के अंदर देशी उद्योग है, जिसको प्रमोट कौन कर रहा है? चाइना। तो वहां के देशी उद्योग तो बढ़ रहे थे बट वो इतने नहीं बढ़ पाए जितना वो कंपटीशन के अंदर बढ़ पाते। क्लियर है? दूसरा, देशी उद्योग जो थे उनके पास भी टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी, क्योंकि अगर वो किसी देश के साथ कॉम्पिटिट करते या कॉम्पिटिशन में आते तो एक क्या होता, वो भी अपने आप को सुधारने की आवश्यकता महसूस करते, तो सुधर नहीं पा रहे थे, वो जैसा है वैसे बेच रहे थे। विदेशी मुद्रा सरकार के पास आने नहीं थी, सरकार जो है देश में संवाद अपना रखा है तो खर्चे ज्यादा थे। प्लस चाइना ने लोगों को सुविधा देना शुरू करी। अब जो सुविधा थी जिसमें रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें चाइना बहुत ज्यादा क्या निकल गया, आगे निकल गया। इनफैक्ट चाइना ने उस टाइम पर सोवियत संघ से ज्यादा अपनी जनता को क्या दे दिए, अधिकार, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इतना चाइना ने अपनी जनता को अधिकार दिया कि जनता जो थी वो सरकार पर आश्रित हो गई और जनता को लगा कि यार सरकार तो हमारी देखरेख कर रही है, हमारे को एजुकेशन दे रही है, समझ गए, हमारे को अच्छी सड़कें दे रही है, सरकार हमारा पूरा ध्यान रख रही है। तो जनता वहां पे जो थी वो सरकार पर क्या हो गई, आश्रित हो गई। जनता क्या हो गई, सरकार पे आश्रित हो गई। अब जब जनता सरकार पर आश्रित हो जाएगी, इससे एक समस्या हो गई, क्योंकि वहां पर एक चीज मैटर कर गई और वो मैटर बड़ी खतरनाक था। वो क्या मैटर था कि वहां पर जनसंख्या बढ़ने लग गई। चाइना के अंदर क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जब चाइना के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगी, जानते हैं नंबर 1 पे तो चाइना, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, बढ़ने लग गई। अब जनसंख्या जब बढ़ने लगी तो सरकार की अर्थव्यवस्था पर क्या आ गया, वजन आ गया, क्योंकि चाइना कह रहा है यार संसाधन मेरे पास उतने ही है और ज्यादा पैसा आ नहीं रहा है और मैं साम्यवादी हूं, मुझे हर चीज खर्ची करनी है, हर चीज क्या है, बहुत प्राइस से बहुत कम है, ठीक है, मुझे जनता का ध्यान रखना है, मैं साम्यवादी हूं। तो जनसंख्या बढ़ने लगी, अर्थव्यवस्था पर वजन आने लगा और जीडी बढ़नी नहीं थी। क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं है, ये बाहर बेच नहीं रहे और बाहर से भी कुछ आ नहीं रहा है। तो सरकार को एक बात समझ में आई कि भैया ये जो जनसंख्या है, समझ गए नहीं समझ गए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या आ रहा है, बोझ आ रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या आ रहा है, बोझ आ रहा है। अब सरकार को समझ में आया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इससे जो अर्थव्यवस्था बोझ आ रहा है, इस बोझ को कम करने का तरीका क्या है, या तो जनसंख्या कम करो या अर्थव्यवस्था बढ़ाओ। तो सरकार ने कहा कि हम जीडीपी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, जीडीपी। अब चाइना की सरकार ने जीडीपी के ऊपर जब काम किया तो उनकी जीडीपी जो थी वो 5 से 6% ही ग्रो कर पाई। मतलब उनकी जीडीपी जिस तरह से ग्रो करी, वो कितनी ग्रो करी, 5 से 6%। अब चाइना की जीडीपी 5 से 6% से ग्रो कर रही थी और चाइना की सरकार को ये बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से मेरी जीडीपी ग्रो कर रही है 5 से 6% और जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, अगर मैंने दोनों के अंदर सामंजस्य, यानी कि मैंने इन दोनों को इक्वल नहीं किया या फिर मैंने इन दोनों को बैलेंस में नहीं करा, तो आगे चलकर हमारे देश के अंदर बहुत भयंकर भुखमरी, बेरोजगारी, महामारी देखने को मिलेगी। और ये चाइना की सरकार ने पहले ही भाप लिया। समझ रहे हो कितनी खतरनाक थी वो सरकार, मतलब बहुत दूरदर्शी है वो लोग, चाइनीज लोग। ससुरे आंखी बंद है उनकी, दिमाग बहुत खुला है उनका, समझ गए, ससुरे बस आंखी बंद है, ससुरे ऐसे देखते रहते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं वो लोग, हरामी। तो जनसंख्या बढ़ने लगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ आ गया। चाइना की सरकार को समझाया भाई जीडीपी हमारी 5-6% बढ़ रही है, अब या तो लोग कम कर दो, मारो ससुरों को, या जीडीपी बढ़ा लो। सरकार को समझाया भाई काम करना है तो किस पे करना है, जीडीपी पे, इसको बढ़ाओ। क्लियर है? तो वहां की सरकार ने कहा जीडीपी कैसे बढ़ाएं। अब जीडीपी बढ़ाने के लिए उनको समझ में आया
कि जीडीपी बढ़ेगी दो तरीके से, या तो हम प्रोडक्शन बढ़ा ले, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बात समझ गए नहीं समझ गए, तो इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। अब प्रोडक्शन कितना बढ़ाओगे भाई, क्योंकि जितने आपके देश में लोग हैं जो आपके वस्तुओं कंज्यूम कर रहे हैं, अब वो दुगना थोड़ी करेंगे। अब किसी के पास एक फोन है, वो दोबारा थोड़ी तुम्हारा फोन खरीदेगा, दो फोन थोड़ी लेके घूमेगा, पागल है ना, क्लियर। तो सरकार को समझ आया कि हमें वस्तुओं को अपने देश से बाहर ही बेचना होगा, ताकि बाहर से भी वस्तुएं बेचकर पैसा आए, प्लस हमारे देश में विदेशी कंपनियों को भी हमें बुलाना होगा, ताकि वो जो हमारे देश के अंदर आए, एक तो हमारे देश में वस्तुएं मिल जाए, उनकी टेक्नोलॉजी मिल जाए, और हमें प्लस टैक्स और विदेशी मुद्रा मिल जाए, फिर उस विदेशी मुद्रा से हम दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो चाइना के बाद पल्ले पड़ने लग गई धीरे धीरे कि भैया साम्यवादी रहकर अपना भला नहीं है, हमको पूंजीवादी बनना ही पड़ेगा। अब जैसे ही चाइना की सरकार के दिमाग में बात घुसी कि हमको पूंजीवाद बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रहकर हमारा भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया ना, मैंने बताया क्या रीजन था, बताओ रीजन क्या था। तो मैंने कहा ना कि 1960 के बाद, क्या बोला, 1960 के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ गया, बोझ पड़ गया। चाइना की अर्थव्यवस्था पर क्या आ गया, बोझ आ गया, समझ गए। वहां की जो गवर्नमेंट थी, क्या थी, जो चाइना की गवर्नमेंट, उसको समझ में आ गया कि हमें जीडीपी पे काम करना पड़ेगा, कि हमें जीडीपी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या तो कंट्रोल होनी चाहिए जिनसे। हालांकि बाद में जाकर चाइना के लोग जनसंख्या पे भी क्या बनाएंगे, कानून, कि हम दो हमारा एक, बस, ठीक है। हालांकि अभी चाइना की जनसंख्या जो है कम होने लग गई है, ठीक है, और वहां पर नई पीढ़ी के लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए चाइना ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली है। अब चाइना की सरकार चाहते हैं कि वहां के लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि न्यू जनरेशन वहां पे नहीं आ रही है। जापान के अंदर भी यही हाल है, कई सारे देश ऐसा कहा जाता है कुछ सालों में लुप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर नए बच्चे नहीं आ रहे, मतलब वहां पर जो न्यू जनरेशन है उसका अभाव हो गया है। अब जब न्यू जनरेशन नहीं आएगी तो पुरानी अगर ये वाली जो जनरेशन है वो निपट गई तो देश खाली हो जाएगा। तो एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नहीं समझे। तो जब बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो उसी को बोलते जनसंख्या का बढ़ जाना, समझ गए। तो जीडीपी पे काम करो, और चाइना की जीडीपी उस टाइम कितनी चली थी, 5 से 6%, जो चाइना को पता है कि अगर इस हिसाब से चलेगी तो आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। फिर चाइना की सरकार कुछ फैसले लेगी, क्या लेगी, कुछ फैसले, और फैसले क्या लेगी, तो ध्यान रखना, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बात समझ गए, कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट, है, जिसके हाथ में पूरा का पूरा चाइना है ना, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या करेगी, कुछ सुधार लेकर आएगी, क्या लेकर आएगी, कुछ सुधार, और सुधारों के 4 प्रस्ताव रखेगी कि भैया सुनो, हमें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए, और जो हमारे देशों में कंगाली छा रही है उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे, और सुधारों के प्रस्ताव रखे, क्या रखे, सुधारों के प्रस्ताव। और ये 4 प्रस्ताव थे कि हम इन 4 चीजों में सुधार करेंगे, शिक्षा में, उसके बाद हम अर्थव्यवस्था में, उद्योगों में, समझ गए नहीं समझ गए, सुधार करेंगे। 4 प्रस्ताव रखे 1970 में, कब रखे, 1970 में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद चाइना को लगा कि यार सुधार से काम नहीं चलेगा, हमको विदेशी व्यापार करना ही पड़ेगा एक ऐसे देश के साथ जो बहुत विकसित है, जिससे हमारा भला हो जाए। और चाइना को पता है ऐसा देश कौन है, अमेरिका। और 1972 में चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करा, चाइना ने क्या करा, अमेरिका संबंध बनाए। 1972 में क्या बनाया, चाइना से, अमेरिका से संबंध बनाए। अमेरिका से संबंध बनाए और बनाने के बाद उसने क्या करा, अपना दरवाजा खोला, क्या खोला, अपना दरवाजा। लेकिन ध्यान रखना 1972 में चाइना ने जो अपना दरवाजा खोला है, क्या खोला अपना जो दरवाजा, वो किसके लिए खोला है, सिर्फ अमेरिका के लिए। क्या वो पूरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर रहा है, नहीं। चाइना ने कहा कि मैं अपनी बंद अर्थव्यवस्था को सिर्फ अभी अमेरिका के लिए खोलता हूं, यानी कि अमेरिका की कंपनियां मेरे देश में आकर अपना वस्तु बेच सकती हैं, और मेरे देश की वस्तु कंपनियां अमेरिका में जाकर अपनी वस्तु बेच सकती हैं, समझ गए। अब अमेरिका को जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी तो अमेरिका इस बात को जानता है भाई कि चाइना के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा है, वहां पर मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, वहां पर मेरी जो वस्तुएं हैं उनके बिकने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर टेक्नोलॉजी कम है। तो अमेरिका फटाफट कूद गया चाइना में, और इससे अमेरिका को भी फायदा हुआ और चाइना को भी फायदा होगा। चाइना तो भैया कॉपी वाले बंदे माहिर है, चाइना को फायदा क्या होगा, अब चाइना के अंदर विदेशी मुद्रा आ जाएगी, विदेशी वस्तु आ जाएगी, चाइना के लोगों ने कॉपी बनाना शुरू कर दी। इसीलिए देखोगे कॉपी बहुत बनाते हैं चाइना के लोग, वो उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके मार्केट के अंदर कॉपी बेचना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, चाइना को फायदा मिला। क्या फायदा मिला, अमेरिका से व्यापार करने के बाद चाइना के पास क्या आ गई, विदेशी मुद्रा आ गई। क्या आ गई, चाइना के पास विदेशी मुद्रा आ गई। चाइना के पास टैक्स आ गया, अब टैक्स जो है वो बढ़ने लग गया चाइना का। चाइना की जीडीपी जो है वो बढ़ गई। देखो चाइना जब बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था तो उसकी जीडीपी कितनी थी, 5-6 चल रही थी। लेकिन अमेरिका से संबंध बनाते ही, सिर्फ अमेरिका से, समझ गए, उसकी जीडीपी होगी 12 से 13%। कितनी चली गई, 12 से 13, डबल चली गई ना। तो अमेरिका, चाइना ने कहा यार भाई ये बड़ा बढ़िया चीज है
कि जब मैं बंद अर्थव्यवस्था में था तो मेरी जीडीपी 5-6 चल रही थी, अमेरिका से दोस्ती करते ही मेरी जीडीपी जो कितनी बढ़ गई 12 से 13%। तो बढ़िया चीज है भाई, बवाल चीज है। ठीक, उसके बाद चाइना के पास क्या आ गई, विदेशी वस्तुएं आ गई। क्या आ गई, विदेशी वस्तु आ गई, समझ गए, विदेशी वस्तु आ गई, जिसे आप टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आ गई, समझ गए। और इसके बाद चाइना के लोगों ने कॉपी बनाना शुरू कर दिया, ससुरा उनको देखेंगे, उनकी देख के कॉपी बना देंगे, समझ गए नहीं समझ गए। और बंद अर्थव्यवस्था खोला, तो उसको बोलते हैं दरवाजा हल्का सा खोला, किसके लिए, अमेरिका के लिए। ध्यान रखना, पहली बार चाइना का दरवाजा किसके लिए खोला था, जस्ट अमेरिका के लिए, ठीक है। और इसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि भाई मुक्त व्यापार में बहुत फायदा है, एक काम करो, जो मैंने अमेरिका का दरवाजा खोला है क्यों ना दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खोल दूं, समझ गए नहीं समझ गए। और इसी के बाद 1972 में, कब, 1978 में चाइना ने क्या करा, मुक्त व्यापार को अपना लिया। क्या कर लिया चाइना ने, मुक्त व्यापार अपना लिया। कब, 1978 में। किसने अपनाया, चाइना ने मुक्त व्यापार अपनाया, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, खोल दिया। किसने, चाइना ने। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा है। यानी कि साम्यवाद था, अब देखो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। पहले अमेरिका से दोस्ती करी, अब अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया कि भाई मैं जिस देश के, जो भी देश मुझसे व्यापार करना चाहता है वो मुझसे व्यापार कर सकता है। अर्थव्यवस्था को खोल दिया। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। और इसके बाद चाइना के पास बहुत सारी कंपनियां आ गई, विदेशी मुद्रा आ गई। फिर उसके बाद चाइना को दिमाग आया, उनने 1982 में क्या कर दिया, खेती को प्राइवेट कर दिया। कहा भाई एक काम करो, खेती वेती अब मैं गवर्नमेंट नहीं संभालेगी, खेती प्राइवेट कंपनी को दे दो। खेती को प्राइवेट कर दिया, इससे क्या होगा, सरकार जो है वो खेती से मुक्त हो गई, प्राइवेट कंपनियां खेती संभालेगी उसके देश में, समझ गए नहीं समझ गए। सरकार को टैक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। पहले लॉस जो भी था और प्रॉफिट जो भी था वो सरकार के पास था, अब तो लॉस प्राइवेट कंपनियां ऑन करेंगी, प्रॉफिट सरकार ले लेगी, समझ गए, टैक्स के रूप में। और 1998 के अंदर चाइना ने क्या कर दिया, उद्योगों को प्राइवेट कर दिया। किसको प्राइवेट कर दिया, उद्योग प्राइवेट कर दिए। वे जितनी भी इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री को छोड़ के, मेन कंपनियों को छोड़ के बाकी सारी कंपनियां सरकार प्राइवेट को भेज देगी। अब लॉस प्रॉफिट उनका, हमको टैक्स मिल जाएगा, बस क्या मिल जाएगा, टैक्स, ठीक है। उसके बाद 2001 में चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया, डब्ल्यूटीओ को। और एक बहुत मतलब कह सकते हो लेवल पे आ गया चाइना, क्या आ गया, बहुत ज्यादा लेवल पर आ गया। इसके बाद समझ गए, एक मिनट। 2001 में किसको ज्वाइन कर लेगा चाइना, डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लेगा। अब इससे चाइना विश्व व्यापार संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने लग गया। फिर चाइना को समझ आया कि मुझे विदेशी कंपनियों को अपने देश में बुलाना पड़ेगा, और विदेशी कंपनियों को अपने देश में बुलाने के लिए चाइना ने क्या बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। क्या बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझ गए। अभी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, इसके तहत चाइना ने क्या कहा, कहा कि जिस भी कंपनी को मेरे देश में आना है मैं उसको जमीन खरीद के दूंगा, टैक्स में दे दूंगा। इस एरिया में अगर वो अपनी कंपनी खोलेगी, सरकार को जिस एरिया को विकसित करना होता है ना, सरकार उसे सेज बना देती है। चाइना ने ऐसे चुनी हुई, अपने देश में ऐसी कई सारी जगहें चुनी जिसको चाइना ने सेज घोषित कर दिया कि इस इलाके में अगर आप अपनी कंपनी खोलोगे, समझ गए, तो आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, आपको जमीन सरकार कम पैसों में देगी, समझ गए नहीं समझ गए, और आपको कुछ सुविधाएं दी जाएगी। तो उसको बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए चाइना ने, जहां पर कई सारी कंपनियां आई, वो उस इलाके में अपनी कंपनियां खोलेंगी। क्यों खोलेंगी, क्योंकि उनको पता है यहाँ टैक्स कम देना पड़ेगा, यहाँ हमें कुछ फायदा मिल जाएगा। और चाइना को फायदा क्या हुआ कि विदेशी कंपनी भी आ गई, और वो एरिया जो चाइना को विकसित करना था उसने वो एरिया भी चुपचाप विकसित कर दिया। और देखते ही देखते इन सब परिणामों से क्या हुआ, चाइना जो आजाद हुआ था, जिसके पास बिल्कुल भी क्या नहीं थी, विदेशी मुद्रा नहीं थी, इन सब का परिणाम हुआ कि चाइना की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, ग्रो कर गई, समझ गए। चाइना के पास अथाह विदेशी मुद्रा आ गई। अब उस विदेशी मुद्रा के बल पर क्या चाइना दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेगा, विदेशी मुद्रा आ गई। चाइना जो था वो पूंजीवाद की तरफ बन गया। क्या बन गया, पूंजीवाद की तरफ बन गया, बात समझ गए। और चाइना की कंपनियां पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करने लग गई, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया, वो भी नई टेक्नोलॉजी से परिचित हुई, कंपटीशन को बीट करते करते वो भी आगे बढ़ते चली गई, समझ गए। और इस तरह चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदलते बदलते एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया जो कई देशों का सपना है, समझ गए। यहाँ सीखना चाहिए कि चाइना ने किन चीजों को अपनाया। तानाशाही देखिए वहां पे, साम्यवादी शासन, सरकार का शासन है, बढ़िया भाई, ऐसा साम्यवादी शासन तो जो देश को ग्रो कर रहा है। तो बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। बस अधिकारी नहीं है लेकिन ग्रो तो कर रहा है। तो समझ में आ गई सारी कहानी, कैसे बताया मैंने आपको। ये पहले बैकग्राउंड समझ लिया आपने पूरा, उसके बाद मैंने आपको ये समझा दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर आप पढ़ लो, ठीक है। चाइना के बारे में क्या बताया कि चीन 1949 में माओ के नेतृत्व में क्या हुआ, आजाद। माओ कौन है, माओ से तुम, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था ये, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी थे ना, वैसे ही, ठीक है। और क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, और शुरुआत में ये अर्थव्यवस्था कैसी थी, सोवियत प्रणाली पर आधारित। सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसे अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी
समाजवादी सोशलिज्म, आज समझ गए। और माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ, तो मैंने पढ़ाया था ना कि चीन ने समाजवादी मॉडल को अपनाया, ठीक है, और समाजवादी मॉडल को अपनाकर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया। चीन का टारगेट ये था कि मैं अपने देश के उद्योगों को बिल्ड करूं, और शुरुआत में उसने बंद अर्थव्यवस्था करके कर भी दिया था ऐसा, क्योंकि उसके उद्योग बिल्ड हो चुके थे, बस उनको कंपटीशन चाहिए था ताकि वो अपने आप को और बेहतर से बेहतर कर पाए, ठीक है ना। तो चाइना बहुत बखूबी तरीके से कर गया ये चीज, समझ गए। शुरुआत में उसने क्या लगा दिया, बंद अर्थव्यवस्था को अपनाकर, किसको अपनाकर, बंद अर्थव्यवस्था को अपनाकर उसने क्या करा, देशी उद्योगों को बढ़ावा दे दिया। किसने, चाइना ने बंद अर्थव्यवस्था अपनाई और किसको बढ़ावा दे दिया, देशी उद्योगों को बढ़ावा दे दिया। समझ गए नहीं समझ गए, ये करने वाला कौन था, चाइना। और चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार दिया, स्वास्थ्य सुविधा दी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। मैंने ये भी बताया ना आपको कि चाइना ने अपनी जनता को इतनी सुविधाएं दे दी साम्यवाद के नाम पर, जो उस समय यूएसएसआर के अंदर भी नहीं थी, जबकि समाजवाद का सबसे बड़ा देश यूएसएसआर जाना जाता है। इसीलिए तो सोवियत संघ और चाइना के अंदर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि भाई तू बड़ा साम्यवाद या मैं बड़ा साम्यवाद, समझिए नहीं समझे, क्लियर है। और विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या क्या हुई, बाधा उत्पन्न। मैंने कहा था ना चीन के अंदर मैटर क्या था सारा, जनसंख्या का, क्योंकि जनसंख्या और जीडीपी के अंदर क्या हो गया, एक बैलेंस जो था वो बन नहीं पाया, और जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि जीडीपी उसको संभाल नहीं पाएगी आगे चलकर, समझ गए। और कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित थी, तो कृषि वो वहां पर इतनी अच्छी थी नहीं, तो परंपरागत तरीके पे थे वो लोग, प्राइवेट तरीके से खेती करनी नहीं चाहते वो लोग, प्राइवेट इन द सेंस फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करना, खेतों में रासायनिक चीजों का यूज कर देना। परंपरागत मतलब होता है जो परंपराओं से कृषि की जा रही है कि भैया ऐसे हम पहले फसल बोएंगे, फिर फसल काटेंगे, उसमें ये दवाइयां डालेंगे वालेंगे, नहीं मतलब रासायनिक चीजों का यूज नहीं कर रहे वो लोग, उसी बोलते हैं प्राइवेट, सॉरी परंपरागत कृषि। फिर उसके बाद चाइना, मैंने बताया ना सारा कुछ क्या किया, कुछ फैसले लिए, फैसले कहाँ गए, इधर रहेंगे देखो। और चाइना ने क्या किया, समझ गए। तो चीन में सुधारों की पहल शुरू कैसे हुई, पहल समझाई ना मैंने आपको कि चीन ने 1972 में, ध्यान रखना, अमेरिका से क्या बनाए, संबंध बनाए और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। सबसे पहले संबंध किससे बनाए थे, अमेरिका से। और अमेरिका संबंध बनाते ही चाइना की जीडीपी कितनी हो गई, तो उसकी जीडीपी डबल हो गई थी, 12 से 13% ग्रो कर गई थी, किसकी, चाइना की, समझ गए। 73 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान, समझ गए कि टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना ही पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रस्ताव रखे। 73 में नहीं रखे थे भाई, 70 में, कब रखे थे, 1970 में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसी को बोलते हैं आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव, समझ गए, चाउ एन लाई ने रखे थे, और कब, 1970 में रखे थे इसको, ठीक है, समझ रहे हो। और 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की करी घोषणा। खुले द्वार का मतलब मैंने पढ़ाया था ना, यानी कि उन्होंने बंद अर्थव्यवस्था कर दिया, खोल दिया, कि हम अब किसी भी देश के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था खुली हुई है ना, आपका स्वागत है। और 1982 में खेती को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। निजीकरण का मतलब क्या होता है, प्राइवेट, जब सरकार अपनी गवर्नमेंट चीज को प्राइवेट करती है उसको बोलते हैं निजीकरण, और किसी प्राइवेट को जब खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, ठीक है। और 1998 में उद्योगों को प्राइवेट कर दिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया, किसने, चाइना ने। और 2001 में क्या कर लेगा चाइना, डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां चाइना की आज बहुत अच्छी क्या है, बातचीत है डब्ल्यूटीओ के अंदर। और चीन के पास अब विदेशी मुद्रा क्या है, अथा विदेशी मुद्रा है, और उस विदेशी मुद्रा के बल पर आज चाइना पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है। भाई साहब लोगों को उधार दे रहा है चाइना, मतलब डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जितना उधार दे रखा है चाइना ने, उतना उधार देता है उस देश को, उधार दे दे के इस कदर कर देता है कि वो चुका ही नहीं पाता, और फिर जाकर उसके कुछ चीजों पर कब्जा कर लेता है। कौन, चाइना। बहुत खतरनाक भाई, टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ गया, समझ गए नहीं समझ गए। मतलब भारत को चाइना की टक्कर में पहुंचने के लिए अगले 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और देख लो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है चाइना, समझ रहे हो। आज पाकिस्तान से लड़ाई की बात होती है तो भारत छाती चौड़ी करके बोलते हैं हाँ भिड़ जाएंगे, और जब बात चाइना से होती है ना तो हमारे नेता नहीं बोल पाते, समझ गए, अरे भाई भिड़ेंगे भिड़ेंगे, मारेंगे ही मारेंगे, पता है उनको भी हकीकत। चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है भाई, समझ गए, क्लियर। तो आप लेवल समझो उस बंदे का कहाँ पहुंच चुका है वो। अब ये नहीं है देशभक्ति नहीं है, देश में देशभक्ति है हमारे को पता है, लेकिन सच्चाई पता होना जरूरी है। सोवियत संघ वाला हाल मत करना अपना, नहीं समझे। सोवियत संघ अपनी जनता को क्या कहता था कि हम पश्चिम के देश से बहुत आगे 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 हैं, बाद में जनता को पता लगा तो बहुत पीछे, भ्रम टूट गया। तो वही हाल होगा हमारे देश का भी। आप ये सोचते रहोगे मोदी जी 50 देश विकसित करेंगे और चाइना 50 में कहीं पहुंच जाएगा, समझ आ रहा है। हाँ बेवकूफ मत बनना,
चीन विश्व की नई आर्थिक शक्ति के रूप में। आज चाइना के पास क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार है, 2001 में विश्व व्यापार में ज्वाइन कर लेगा, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था में जाना जाता है। आज अमेरिका जैसे देश से व्यापार करना चाहते हैं, रशिया व्यापार कर रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट इसके साथ व्यापार कर रहा है, पूरा साउथ एशिया जो है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, समझ गए, इधर आसियान कंट्रियां पूरी टच में आ गई है चाइना के। मतलब बड़े बड़े देश, ताकतवर देश चाइना से अपनी दुश्मनी बुला चुके हैं। किसके आगे, व्यापार के, बिजनेस के आगे, प्रॉफिट के आगे, चाइना की अर्थव्यवस्था के आगे। समझ रहे हो, पाकिस्तान को तो बेटा बना रखा अपना, समझे। श्रीलंका को देख लो, हम्मन टोटा बंदरगाह छीन लिया उससे, पैसा उधार दे देके, है ना। मतलब म्यांमार को डिस्टर्ब करा देता है चाइना, पूरा एक्सेस कर रखा है उसने बढ़िया से, और बहुत पावरफुल हो चुका है चाइना, समझ गए। विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी व्यापार के आगे चीन से अपनी विवादों को बुला, क्योंकि हमको पता है भाई चाइना से अब लड़ाई झगड़े में फायदा नहीं है, उसके व्यापार में फायदा है, उसके साथ टच में रहो, ठीक है। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में किसका योगदान था, चाइना का, समझ गए। और चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है, 1964 में बन गया था। कब बन गया था, 1964 में, परमाणु संपन्न। चीन सुरक्षा परिषद, वीटो पावर है चाइना के पास, क्या है, वीटो पावर। ये बड़ी हमारे लिए टेंशन की बात है, सबसे एक तो ये चीन द्वारा लातीनी अमेरिका, अफ्रीका में निवेश कर रहा है, मतलब बहुत सारे देशों में उसका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, समझ गए नहीं, समझ गए, क्लियर है। टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गया, भाई बहुत आ गया, और विश्व में एक नई शक्ति के रूप में भर रहा है, कौन, चाइना। पावरफुल है भाई, शीत युद्ध में अपने आपको अकेले बचाए रखा उसने, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। और हमने क्या बोला उसके बाद, अब यहाँ पर ये ठीक है, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद और कोई टॉपिक इसमें रह रहा है आपका, ठीक। तो चीन का ये वाला टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर भारत और चीन के संबंध समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।